दोस्तों नमस्कार। राजनीति के इतिहास चक्र का पहिया घूम रहा है और वो पटना में आकर रुक गया है। और इतिहास चक्र के इस पहिए का पहला राजनीतिक प्रयोग बिहार में राम मनोहर लोहिया ने किया था। दूसरा राजनीतिक प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किया था। लेकिन वो दौर पुराना था, वो वक्त अलग था। मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों की कतार छत्रपों की शक्ल में सही, लेकिन राजनीतिक सत्ता को अपने तरीके से हाँकना चाहती है। और पटना के भीतर नीतीश कुमार जिस राजनीतिक प्रयोग को करना चाहते हैं, उनके जहन में लोहिया भी हैं और जयप्रकाश नारायण भी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में विपक्ष की कतार में खड़े राजनीतिक दलों में कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता उस दौर की उपज हैं जहां पर बदलते समीकरणों में उन्हें सत्ता मिल गई। तो क्या विपक्ष की एकजुटता जो पटना से शुरू हुई है वह शिमला तक ठहर पाएगी? पटना में जो सहमति हुई है, शिमला में उस पर मुहर लग पाएगी? शुरुआत में झटका आम आदमी पार्टी ने दे दिया है कि कांग्रेस जहां उसके हाथ में कमान होगी वह साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है, क्योंकि भारत के राजनीतिक प्रयोग में कभी भी कोई एक राजनीतिक दल मायने रखता नहीं है जब बात इस देश के भीतर के लोकतांत्रिक परिस्थितियों की हो और जनता से जुड़े मुद्दों की हो। शायद इसीलिए कांग्रेस के भीतर जो उबाल मौजूदा वक्त को लेकर है, वह समझ रही है कि बहुत सारी चीजों में लचीलापन दिखाना होगा। एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा जहां पर बंटते हुए वोट सिमट जाएं और एक के बाद एक कैंडिडेट यानी 1 to 1 की परिस्थिति बीजेपी के सामने विपक्ष एक साथ खड़े होकर नजर आने लगे। लेकिन वह सिर्फ इस बात से सहमति नहीं हो सकती है कि 2019 के चुनाव को इसका मापदंड बना दिया जाए, जैसा ममता बनर्जी सोचती हैं। और जिस लिहाज से तमाम छत्रप ये सोचते हैं कि उनके अपने राज्य में तमाम राजनीतिक दल उनके पीछे कतारबद्ध होकर खड़े हो जाएं, तो शायद सहमति होगी नहीं। और इसीलिए आज जब बैठक पटना में शुरू हुई तो मुद्दे 4 ही थे। उस मुद्दों में हर सीट पर बीजेपी के सामने विपक्ष के एक कैंडिडेट के होने का जिक्र था। सीटों के बंटवारे का कोई बड़ा फार्मूला तैयार करने का था। और नया गठबंधन जब बन जाएगा तो एक नया नाम भी उसे मिलना चाहिए, जिससे देश की जनता यह महसूस करे कि दरअसल यह उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ गठबंधन है। और इन सब के लिए चौथी चीज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना ही होगा। कौन जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेगा? यकीनी तौर पर पटना में सहमति तो यही बनी, कांग्रेस के बगैर विपक्ष अधूरा है। तो क्यों नहीं कांग्रेस ही कमान अपने हाथ में ले ले। और शिमला के भीतर जब बैठक हो 12 जुलाई को, तो उस वक्त वह पूरे फार्मूले के साथ चलकर आए, जहां पर पटना के भीतर राहुल गांधी ने अपने तौर पर कहा कि हम लचीलापन दिखाने को तैयार हैं, कई सीटें छोड़ने को तैयार हैं। और सवाल एक ही है मौजूदा वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव। और शायद इसीलिए बार बार संवाद में हर किसी की सहमति इस बात को लेकर जरूर थी कि कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आए हैं, तो कन्याकुमारी से स्टालिन भी आए हैं। और जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उन जगहों के तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में है। तो क्या तमाम छत्रप अपने तौर पर कांग्रेस के फार्मूले और प्लान के हिसाब से चल पाएंगे या चलेंगे, या कोई दूसरा विकल्प किसी के पास नहीं है? क्योंकि सब ने एक सुर में कहा कि मौजूदा वक्त में इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। जो मौलिक अधिकार हैं और जो न्यूनतम जरूरतें हैं, उसे भी सरकार या तो खत्म करती है या फिर अपनी सत्ता पर लाकर टिका देती है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से बोला। हालांकि इसके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही संदेश था कि जब वह चुनी हुई सत्ता के तौर पर दिल्ली में मौजूद है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट अगर कोई अध्यादेश केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार लाती है, तो कांग्रेस आनाकानी क्यों कर रही है? और राजनीतिक तौर पर इस आनाकानी का मतलब यह क्यों ना निकाला जाए कि दरअसल जो बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस चाहती है। लेकिन पहली बार सहमति की जमीन पर यह सवाल छोटा पड़ गया।
सवाल यह भी था कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिस लिहाज से पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी से टकरा रही है तो वो टकराव भी जारी रहे, चुनाव के भीतर जारी रहे। लेकिन जब सवाल 2024 के आम चुनाव का होगा तो एक सहमति के साथ कोई फार्मूला तो बनाना होगा, कोई सहमति तो बनानी होगी, और राहुल गांधी इसी दिशा में अपने प्लान के साथ बढ़ने को तैयार हैं। और शायद इसीलिए समूचे विपक्ष ने समूची कमान कांग्रेस को दे दी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वही अब 12 जुलाई को शिमला में बैठक का आयोजन करेंगे। सवाल यह नहीं है कि 2019 के चुनाव परिणामों को कहीं आधार बनाकर 2024 में कूदा जाए या ना कूदा जाए। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो राजनीतिक समीकरण वोटरों के आश्रय चल रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुका है। वह मुस्लिम वोट बैंक होगा, वह दलित वोट बैंक होगा, वह ओबीसी वोट बैंक भी हो सकता है। यानी जब जनता के भीतर एक परिवर्तन की सोच है और वो पार्टियों को खोज रही है कि किसके जरिए किसे हराना है, तो यह सोचना दूभर है कि किसी राज्य में किसकी सत्ता है और उस सत्ता के पीछे समूचा विपक्ष कतारबद्ध खड़ा हो जाए। यानी ममता बनर्जी का फार्मूला यहां नहीं चलेगा, जिसके लिहाज से कांग्रेस जिन 52 सीटों पर जीती या जिन 200 से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही वहीं पर कांग्रेस लड़े, ऐसा नहीं है। समझना होगा सामाजिक समीकरणों को, क्योंकि बीजेपी सामाजिक समीकरण के हिसाब से ही वोटों का ध्रुवीकरण करती है और इस प्लान को कांग्रेस बनाने को तैयार है। और इस प्लान के तहत जिन जिन जगहों पर जिन जिन छत्रपों का एकाधिपत्य है यानी बीजेपी के सामने वह खड़ी है, लेकिन वहां पर बीजेपी जिन सीटों पर जीतती है उसके लिए कौन सा प्लान किसी छत्रप के पास है क्या? शायद कांग्रेस को इसलिए बनाना होगा क्योंकि कांग्रेस समूचे देश में फैली हुई पार्टी है। उस लिहाज से समझिए तो आप कह सकते हैं कि वामपंथी भी तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन उनका फैलना और कांग्रेस के फैलने में एक बेसिक अंतर है। और वह बेसिक अंतर बहुत साफ बताता है कि जितने वोट तमाम चुनावों के वक्त सीपीआई और सीपीएम को मिलते हैं उसके कितना गुना ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक तीसरे राजनीतिक दल का यहां जिक्र बीएसपी का भी करना चाहिए, जिसे बुलाया नहीं गया, जो गए नहीं, लेकिन वह भी पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन पहली बार हर कोई यह मानने को तैयार था कि जो वोट बैंक है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द खुद को खड़ा होकर अपने वोट को बर्बाद करने की दिशा में 2024 में नहीं बढ़ना चाहेगा अगर कोई पुख्ता प्लान तैयार विपक्ष की तरफ से हो जाए। हालांकि खुद को विपक्ष कहने पर भी कई नेताओं की आपत्ति रही। सबने कहा हम विपक्ष नहीं है, हम तो अपने अपने राज्यों में चुने हुई सरकार हैं, हम तो मौजूदा वक्त में जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो इतिहास नया लिखना चाहते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, हम विपक्ष नहीं हैं। लेकिन अब आइए असल चीज पर, जहां से उस राजनीति को समझने और पलटने की जरूरत है कि इतिहास चक्र घूम तो रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में जो विरासत राजनीतिक तौर पर इस दौर में सौंपी गई उसका पहले एक नजारा देखिए। 30 लोगों की मौजूदगी थी मीटिंग के वक्त में। उसमें 4 लोग ऐसे थे नेता जो खुद मौजूद थे और उनके बेटे और भतीजे मौजूद थे। मसलन उद्धव ठाकरे, उनके साथ आदित्य ठाकरे, शरद पवार, उनके साथ सुप्रिया सुले, लालू यादव, उनके साथ तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उनके साथ अभिषेक बनर्जी, और इसके अलावे अलग अलग राजनीतिक दलों के 3 से 4 लोगों की मौजूदगी थी। जो बिल्कुल अलग थे उसमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी, उसमें उमर अब्दुल्ला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसमें सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य थे, उसमें सीपीएम के सीताराम येचुरी थे, उसमें सीपीआई के डी राजा थे। अलग अलग तौर पर हर किसी की मौजूदगी ने एक बात तो बतला दी, पहली बार जो बीजेपी सोचती थी या जो नरेंद्र मोदी सोचते थे उनके लिए यह मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह चुके हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रह चुकी है, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। 3 बड़े राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ रहे हैं और गाहे बगाहे बीजेपी इस बात को कहती रही कि वो अलग थलग नहीं पड़ी है, उसका एक अपना गठबंधन का साम्राज्य है।
उस साम्राज्य का मतलब इस दौर में अगर तीन पॉलिटिकल पार्टी नीतीश, ममता और उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ थे और इस वक्त वह विरोध में खड़े हैं, तो पहली सहमति यह थी कि दरअसल मोदी की सत्ता की मान्यता इस देश के भीतर नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पन्नों को पलटिएगा तो बिहार में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आपको दिखाई देगी जो कि इस रूप में बीजेपी के साथ खड़े हो जाए, जिससे लगे कि हां बीजेपी बिहार का चेहरा बन गई है। क्योंकि चिराग पासवान का जिक्र कर लीजिए, मांझी का जिक्र कर लीजिए, कुशवाहा का जिक्र कर लीजिए, इससे बात बनती नहीं है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर भी अपना दल के जरिए खुद को जोड़ रही है या छोटे दलों के जरिए अगर कहीं बीजेपी यह सोचती है कि बिहार का चेहरा वो हो गई है, तो मौजूदा वक्त में बिहार के चेहरे उत्तर प्रदेश के चेहरे को लेकर अगर वहां पर समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच एक मोटी लकीर खिंच चुकी है और आरएलडी भी अपने तौर पर कांग्रेस के करीब पहुंच रही है लेकिन समाजवादी पार्टी से दूरी है, तो अखिलेश भी समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में राज्य संभालना है। देश के चुनाव के भीतर कितने भी सांसद हो जाएं उससे क्या होगा, तो किस दिशा में बढ़ा जाए उसको लेकर एक सहमति की दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा और तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा इस दौर में है, अगर 16 राजनीतिक दल विपक्ष के तौर पर नजर आ रहे हैं एकजुटता के साथ, तो ऐसे बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं और उनकी संख्या भी 1 दर्जन के करीब है। मसलन नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, केसीआर, मायावती, ओवैसी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, मांझी, अपना दल, आसू, ये सारे लोग कौन हैं? और शिवसेना के शिंदे जो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ हो सकते हैं। इनसे संवाद कौन कैसे किस रूप में बनाएगा, या इनको यह काम सौंपा गया है कि अपने राज्य में आप बीजेपी को रोकिए और बीजेपी जैसे ही 272 के नीचे आ जाएगी, जहां उसको दूसरे दलों की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त आप शिफ्ट कर जाइए और एक झटके में बीजेपी सत्ता के बाहर हो जाएगी। यह मैसेज भी निकल कर आया, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से 2 बातें और समझनी होगी। जिस बात का जिक्र है कि चेहरे के आसरे 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, यानी जैसे ही चेहरा आगे किए वैसे ही चेहरे चेहरे की लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी बात, मुद्दों के आसरे अगर लड़ाई होगी तो बीजेपी कहीं नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उसके अपने डबल इंजन सरकार वाले राज्यों की स्थितियां भी नाजुक है और उसके समानांतर जो कांग्रेस की सत्ता हो या ममता की सत्ता हो या हेमंत सोरेन की सत्ता हो या किसी भी छत्रप की सत्ता जहां पर मौजूद है, तुलनात्मक तौर पर बीजेपी की राजनीतिक सत्ता से उसकी स्थिति अच्छी है। यह हिमाचल में नजर आ गया, यह कर्नाटक में चुनावी जीत के बाद नजर आ गया, और यह नजर तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आया था, जहां पर अपने तरीके से सत्ता पलटने की ताकत बीजेपी ने दिखा दी। तब यहां पर जो सवाल सबसे बड़ा निकलता है, तो कांग्रेस के पास कौन सा प्लान और कौन सा प्रस्ताव, जिस दिशा में राहुल गांधी बढ़ना चाहते हैं, या कांग्रेस उस दिशा में आगे सबको ले जाना चाहती है। कांग्रेस इस हकीकत को समझ रही है कि 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो चला है, और अगर जिस तेजी से इस देश के भीतर में सामाजिक आर्थिक बदलाव अपने तौर तरीकों के अनुकूल बीजेपी की सत्ता कर रही है, तो 2024 के बाद वह क्या कुछ करेगी। और 2024 इसलिए मार्केबल है क्योंकि पिछले 9 बरस की राजनीतिक सत्ता के बाद किसी भी मुद्दे को लेकर बीजेपी उस मुद्दे पर खड़े होने को तैयार नहीं है। वो महंगाई का मुद्दा हो, वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, वह बैंकों से जुड़ी हुई आर्थिक परिस्थितियों का मुद्दा हो, वह इस देश के भीतर कॉरपोरेट सेक्टर का मुद्दा हो, वो टैक्स पेयर के पैसे का मुद्दा हो, या इस देश के भीतर में राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी की जो विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त की स्थिति हो, या महिलाओं को शोषण का मसला हो। ध्यान दीजिए, कोई भी मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके से बीजेपी अपने तौर पर टिक नहीं पा रही है। तो वो नहीं चाहती है कि कोई मुद्दा निकले, इसीलिए पटना की बैठक के दौर में जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह थे, लेकिन उनकी नजर इस बैठक को लेकर थी, इसीलिए वो वहीं से कमेंट कर रहे थे कि हाथों में हाथ हर कोई थामे होगा, और आज हाथों में हाथ किसी ने नहीं थामा। जेपी नड्डा उड़ीसा में थे और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे इमरजेंसी के दौर में कौन कौन राजनीतिक दल कहां कहां खड़े थे, लेकिन इस बात पर वो खामोशी बरत गए कि मौजूदा वक्त में अगर वही परिस्थिति मोदी सत्ता के साथ जुड़ गई है तो बाकी राजनीतिक दल
क्या करे। लेकिन नजर सबकी है कि विपक्ष क्या कर रहा है और उसकी वजह सिर्फ एक है। वो वजह है कि बीजेपी की सत्ता के केंद्र में और शिखर पर एक ही शख्स है और उसी शख्स के इर्द गिर्द समूची राजनीति को बीजेपी और आरएसएस ने सिमटाना चाहा है। लेकिन पहली बार विपक्ष मुद्दों के आसरे और इस देश के भीतर लोकतंत्र के स्तंभों के जरिए चीजों को परिवर्तित करने की दिशा में बढ़ना चाहता है। तो प्लान 3 रास्तों से चलता है। पहला प्लान, हर सीट पर भाजपा के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होना चाहिए। इसके लिए यह नहीं देखना होगा कि कौन किस सीट पर कितना जीता है और किसके पास कितनी सीटें और कितने वोट मिले हैं। इसको इस नजरिए से भी समझिए कि बिहार की जैसे 40 सीटें हैं, 15 सीटों पर बीजेपी वर्सेस अदर्स था, यानी कांग्रेस नहीं थी। 16 सीटों पर अदर्स वर्सेस अदर्स था, यानी जेडीयू और आरजेडी लड़ रहे थे, और सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस थी। लेकिन अब वहां से निकलकर नीतीश कुमार तो इस पार आ गए। तो क्या इस गठबंधन के प्रोसेस को नए सिरे से नहीं मथना होगा? या फिर किसी भी राज्य में, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी वर्सेस अदर्स यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी थी 74 सीटों पर। बाकी 4 सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। लेकिन क्या यह कहा जाए कि जब बीएसपी अब अलग दिशा में जा रही है, समाजवादी पार्टी की अलग दिशा है और बीजेपी की मौजूदगी नए तरह से योगी के जरिए हुई है, तो क्या पुरानी परिस्थितियों को परखा जाए? यह कमोवेश हर राज्य में नजर आ रहा है और यह परिस्थिति बंगाल के भीतर भी है, जहां की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी थी और 3 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। तो क्या 3 सीटों में चीजों को देखा जाए? और इस लिहाज से देखिए तो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल एक झटके में कांग्रेस यहां से गायब हो जाएगी। यह फार्मूला कैसे काम करेगा? कांग्रेस के पास जिस फार्मूले पर वो चलना चाहती है, वो समझ रही है कि इस देश के भीतर में जो ओबीसी सेक्टर है, ओबीसी का जो वोट बैंक है, उस ओबीसी के साथ वोटों का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, उसमें जातियों के भीतर पहली बार सवाल एकजुटता का नहीं है, बल्कि मुद्दों को लेकर एकजुटता का है। यानी पार्टियों के जरिए एकजुटता नहीं है, मुद्दों के जरिए एकजुटता है। और यही परिस्थिति दलितों के भीतर है और मुस्लिम समाज के भीतर तो एक नई परिस्थिति आई है, जहां पर उसको लगने लगा है कि किसी छत्रप के साथ खड़ा होने पर हार के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और यूं भी भारत की राजनीति में दोयाम दर्जे का मुस्लिमों को बना दिया गया है, तो अब वो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ने की दिशा में बढ़ना चाहती है। और यह संकट बिहार और यूपी में खासा गहरा है। यह संकट बंगाल के भीतर भी है, जहां पर ममता बनर्जी के सामने भी चुनौती है कि ममता बनर्जी ने पिछली बार 22 सीटें जीती थी। इस बार अगर वो 25 सीटें भी जीत जाए तो क्या होगा? अगर 272 से ज्यादा सीट बीजेपी को केंद्र में मिल गई तो किसी के पास कितनी भी सीटें रहे, अगर 272 के नीचे बीजेपी को लाना है तो हर राजनीतिक दल को अपने टारगेट को बीजेपी को नीचे कैसे लाया जाए, इस दिशा में पहले प्लानिंग करनी होगी। और यह एक मारक फार्मूला है जिस प्लान के साथ चीजों को आगे बढ़ाना है। और इस देश के भीतर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो चीजें परखी जा रही हैं और कांग्रेस जो चाहती है, या फिर दूसरे छत्रपों के सामने यह संकट पहली बार है कि अगर कांग्रेस अपने तौर पर आगे निकल गई तो फिर इस देश की राजनीति में छत्रप हाशिए पर चले जाएंगे और 2024 के चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की मौजूदगी 2 या 3 राजनीतिक दल नेशनल लेवल पर दिखाई देंगे, बाकी सभी गायब हो जाएंगे। यहां पर एक क्षण के लिए केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। दिल्ली के भीतर उसको 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। पंजाब के भीतर भी बड़ी तादाद में वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को मिले, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। 34% वोट उपचुनाव में मिले जरूर, लेकिन वह भी उन परिस्थिति में कि जिस कैंडिडेट की मौत हुई उसके बाद उसके परिजन को उतारा गया, उसके कांग्रेस से क्या रिश्ते थे नहीं थे, ये सारी चीजें एनालिसिस की जाएंगी। तो सवाल यह है पहली बार कि जो ये सोच रहे हैं कि छत्रपों की ताकत कहीं ज्यादा बड़ी है
और राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस को उनके पीछे खड़ा होना होगा, तो पटना में सहमति दिशा यह थी कि दरअसल कांग्रेस की सहमति और कांग्रेस की बिसात उसके साथ चलना होगा। क्योंकि एक दृष्टि यह भी देखिए, इस देश के भीतर में 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो बीजेपी से नहीं आते थे, कांग्रेस से नहीं आते थे और छोटी पार्टियों से निकल कर आए थे, लेकिन 6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल 6 साल 1 महीने 20 दिन ही टिका। उसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, यानी 6 प्रधानमंत्री इस देश को मिले और 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिला दीजिएगा तो सिर्फ 6 साल 1 महीने यही कार्यकाल था उनका। यानी इस देश के भीतर एक सहमति चाहिए तो आपको बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होना होगा, लेकिन अभी इसकी लड़ाई छोड़नी होगी। अभी सहमति इस बात को लेकर बनानी होगी कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा, और वही फार्मूला शिमला के भीतर निकल कर आना चाहिए, और उसकी तैयारी कांग्रेस अपने तौर पर कर रही है। जो सवाल सबसे बड़ा है, जिस फार्मूले पर विपक्ष अपने तौर पर ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस तो 421 सीटों पर 2019 में लड़ी थी, 52 पे जीत मिली, 209 पे दूसरे नंबर पर रही, तो इसका मतलब है कि उसको 260 सीटों से ज्यादा पर नहीं लड़ना चाहिए, यानी 261 सीटों पर। तो इस दायरे में ही उत्तर प्रदेश की 3 सीट मिलेगी उसको लड़ने के लिए, बिहार की 2 सीट मिलेगी, बंगाल में कोई सीट नहीं मिलेगी, तो कैसे परिस्थिति होगी। लेकिन इसके उलट के फार्मूले पर जैसे ही आप जाएंगे, वैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में जो कांग्रेस की सीटें होगी, एक झटके में वह लगभग 45 सीट पर आकर खड़ी हो जाती है। शायद यही वो सवाल है कि जो अपनी राजनीति को साधने का टकराव है, अधीर रंजन चाहे बंगाल में ममता से टकराएं, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर सहमति होनी चाहिए, और उस सहमति की दिशा में जब सब अपनी बात कहने आए तो क्या कहा उन्होंने, यह भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा विचारधारा की लड़ाई है, डिफरेंसेस सभी में हैं लेकिन सब एक साथ हैं, और यह एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को चलना और हम तय करेंगे। ममता ने कहा कि हम एक है, लड़ेंगे एक साथ, और बीजेपी के राजनीतिक निशाने पर जो सब पूरे देश को ले आया गया है, उस दिशा में काउंटर करने के लिए हम शिमला जाने को तैयार हैं। जो पवार ने कहा उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा हम आगे चलेंगे, और जो यूनिटी हमारी है वो बीजेपी की एट्रोसिटी को रोकेगी। उन्होंने जेपी को भी याद किया। महबूबा मुफ्ती ने तो कहा पहली प्रयोगशाला तो जम्मू कश्मीर को बना दिया गया। इस देश के भीतर में मुल्क के हालात ठीक नहीं, और आइडिया ऑफ इंडिया इस मीटिंग से निकला है जिसमें हम साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा हमारी विचारधारा अलग अलग जरूर है, मत भिन्नता भी है, लेकिन देश बचाने के लिए एक साथ है, क्योंकि प्रजातंत्र पर अटैक हो रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उस लकीर को अगर आप पकड़ेंगे तो फिर उस लकीर के दायरे में 5 बातें आखिर में निकल कर आती है। पहली बात, कांग्रेस की अगुवाई में ही विपक्ष को साथ चलना होगा, यह सहमति है। दूसरी बात, कांग्रेस को फार्मूला बनाना होगा जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर एक सहमति बने। राहुल गांधी ने संदेश दिया हम खुद को लचीला बनाने को तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है 2024 का मतलब क्या है। तीसरी बात, जो फार्मूला बने, जो नाम तय हो, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और जिस लिहाज से सीटों पर 1 to 1 की परिस्थिति निकल कर आए, उसमें छत्रपों की भूमिका महत्वपूर्ण तो होगी, लेकिन छत्रपों को यह समझना होगा कि राज्य और केंद्र इन 2 स्थितियों में 2 तरह की लड़ाई लड़ने पर उनको सहमति देनी होगी। चौथी बात, इस देश के भीतर में बीजेपी और मोदी का जो पूरा कार्यकाल है, उसको जमीन पर ले जाकर उन जड़ों को खोदने की जरूरत है, और जनता को समझाना होगा कि किस परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा है और आने वाले वक्त में कैसी मुश्किल आ सकती है। और 5वां सवाल जो था, पार्लियामेंट के भीतर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। पार्लियामेंट के भीतर सत्ता अपने अनुकूल सारी परिस्थिति बनाकर ढोल पीटेगी कि देखिए लोकतंत्र तो हम ही जी रहे हैं और हमने सभी को मौका दिया। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने कहा जिस दिशा में आम आदमी पार्टी बढ़ना चाहती है कि अध्यादेश पे साथ दे दीजिए, तो यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है।
क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जो मौजूदा स्थिति है उसमें अध्यादेश को लेकर भी कांग्रेस भी साथ क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन बीजेपी को ही वहां जीत मिलेगी, यह समझना होगा। इसीलिए लड़ाई जो बड़ी है उसको ध्यान में रखना होगा। तय हर किसी को अपने तौर पर करना है, हर किसी को अपनी राजनीति को साधना है, हर किसी को आगे बढ़ना है, लेकिन पहली बार सहमति पटना में बनी है और उस पर मोहर शिमला में लगेगी। संकेत उभरने लगे हैं और यह धड़कनें बीजेपी की बढ़ाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।